हेलो क्लास, मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप चैप्टर 3 की स्टडी कर चुके हैं और आज हम आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? कार्बन तथा इसके यौगिक। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर कौन सा है भाई? कार्बन व इसके यौगिक। कार्बन व इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन क्या है हम आप इसको पहले समझ लेते हैं। कार्बन का आवर्त सारणी में स्थान जान लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आप इसकी चर्चा करेंगे। तो कार्बन जो है एक प्रकार का तत्व है। तत्व किसे कहते हैं भाई? वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तत्व कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सब प्रकार से एक ही होते हैं, सेम होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व कह देते हैं। तो कार्बन हमारा एक प्रकार का तत्व है, जो कि कार्बन क्या है? एक प्रकार का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, किसका? कार्बन का प्रतीक जो है C होता है और परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12 भी होता है और 14 भी होता है, 12 या 14, ठीक है ना। तो यानी कि इसके 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक। तो कार्बन का पहले हम आप देख लेते हैं इसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो निरूपण जब हम आप इसका करते हैं तो हम आप लिखते हैं 6C12 और दूसरे वाले को लिखेंगे 6C14। क्या लिखेंगे? 6C14 लिखेंगे। एक मिनट भाई, किसका? तो ये कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक, इसको हम आप कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव कार्बन कहेंगे, ठीक है। किसको? कार्बन 14 को। और कार्बन 12 हमारा जो होता है, जो सामान्य अवस्था में पाया जाता है, हमारी आपकी बॉडी में पाया जाता है, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में जो है कार्बनिक यौगिकों में हमारा जो पाया जाता है, उसी को हम आप क्या कहते हैं भाई? कार्बन कहते हैं। कार्बन 12 हमारा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 14 भी हमारी आपकी बॉडी में होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा इसकी होती है। ये लगभग आपका 0.004% होता है। कितना होता है हमारी बॉडी में? टोटल कार्बन का 0.004% आपका पाया जाता है। कौन? कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। तो बहुत ही कम इसकी मात्रा पाई जाती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, चूंकि आपको हर चीज की आगे आवश्यकता पड़ेगी, आप इसके जनरल चीजें जान लीजिए पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो अगर हम आप K11 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम आप करेंगे 2 और 4। ये किसमें है आपका? K और ये L। अगर इसी को हम आप sp-df में करते हैं तब इसको हम आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ये होता है हमारा sp-df का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का। और K11 का क्या होता है? 2 और 4 होता है। क्या होता है? 2 और 4 होता है। अब जनरली समझिए कि आप कार्बन को कहां पाएंगे भैया? कभी आप दीपक वगैरह तो जलाए ही होंगे। दीपक जलाने पर जब आप उसको घरौंदे में रख देते हैं, घरौंदा मतलब गांव की भाषा में कहा जाता है गौखा। क्या कहते हैं? गौखा। तो वहां पे जब आप उसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि उस घरौंदे में आपका कालिख जमा हो जाता है।
क्या इकट्ठा हो जाता है, कालिख कज्जी जमा हो जाता है, तो वो भी आपका क्या है, कार्बन है। किसी भी पदार्थ को जो हमारा जैसे लकड़ी वगैरह है या फिर जो है लकड़ी है, कोई इंसान है, किसी इंसान की मांसपेशी है, बाल वगैरह है, इन सबको हम आप जब जलाते हैं तो जलाने के बाद हमको एट लास्ट एक काले रंग का पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है, काले रंग का पदार्थ मिलता है। उसी काले रंग के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक, अब इसका देख लेते हैं आवर्त सारणी में स्थान। कार्बन कहां पाया जाएगा, आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान, तो आवर्त होगा आवर्त संख्या 2 और वर्ग संख्या होगी 14। वर्ग संख्या कौन सी, 14। देखिए आवर्त हम आप कहते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल पंक्तियां ऐसे होती हैं क्षैतिज, उनको हम आप क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें ऐसे होती हैं इनको वर्ग, तो इसको हम आप क्या कह देंगे, आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्त। और इसको क्या कह देंगे भाई, वर्ग कह देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह खड़ी लाइनों में हमको किनारे से एकदम शुरुआत से लेफ्ट से क्या कैलकुलेट करना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, पहला से 14वें में ऐसे चलेंगे ऐसे, तो 14वीं लाइन जो हमको खड़ी वाली मिलेगी 14वें लाइन में। और कौन सा आवर्त, ऊपर से नीचे आने पे दूसरे आवर्त में हमको ये मिल जाएगा कार्बन। ठीक है ना। आवर्त सारणी में स्थान हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कार्बन के समस्थानिक हो गए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल से समझिए कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 2 में तथा वर्ग 14 का तत्व है। कार्बन आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 2 तथा वर्ग संख्या 14 का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, 6C12 तथा 6C14, जिसमें से कार्बन 14 यानी कि 6C14 जो होता है रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। एकदम दिमाग में इसको फीड कर लीजिए भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब कार्बन आपका मेनली कहां पाया जाएगा, मेन रूप से कार्बन की उत्पत्ति कहां होगी। लेकिन इससे पहले हम आप जान लेते हैं कि हमको आपको यहाँ स्टडी क्या क्या करना है। ये तो कार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। तो कार्बन के सामान्य गुण हम आप देख लिए कि सामान्य जानकारी कार्बन के बारे में हमको क्या चाहिए। अब कार्बन के यौगिक की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के यौगिकों को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत उसका स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। तो हम आप पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक, हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक बाद में पढ़ेंगे, अभी हम आप कार्बन के गुण वगैरह सब देखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। कहा जाता है कि कार्बन के यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बन के यौगिक। लेकिन कार्बन से बनने वाले सभी यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे कार्बन के ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो हम आप कार्बनिक यौगिकों को डिफाइन करते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। परिभाषा लिखेंगे, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, संयोग से बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक। अब इसके बाद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको आपको पता चल गया, लेकिन आप याद रखेंगे
कार्बन के यौगिक जिनमें हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन का ऑक्साइड हो गया या कार्बोनेट हो गया या बाइकार्बोनेट हो गया, तो वो हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है ना भाई, क्या क्या नहीं हो सकता? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब इसी से हमारा अगला पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। क्या कहेंगे हिंदी में? कार्बनिक रसायन। तो इसको हम आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से परिभाषा, और अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो खट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। हो गया होगा? चलिए अब देख लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक हमको कहां मिलेंगे? अभी से आपको इसको बता दे रहे हैं। अभी हमको कार्बन की काफी सारी विशेषताएं वगैरह पढ़नी है, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप समझते चलिए। उसके बाद क्या देखेंगे? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत। हटा देते हैं, चैप्टर का नाम आप नोट कर लिए होंगे। कार्बनिक यौगिकों के स्रोत, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहां कहां पाया जाता है? देखिए, इसका मुख्य स्रोत आपका क्या है भाई? पेड़ पौधे, पेट्रोलियम, कोल गैस, ठीक है, और क्या? किण्वन। ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिकों के जो है स्रोत हैं। तो कहां से पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पहला मुख्य स्रोत कौन सा भाई? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधों से किस रूप में? पत्ती मिलती है, लकड़ी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, पेड़ की छाल मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमको जो है पेड़ों से मिल जाते हैं। रंग वगैरह मिल जाता है, हार्मोन मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारी की सारी चीजें हमको जितनी भी पेड़ों से मिलती हैं, सब में कहीं ना कहीं कार्बन अवेलेबल होता है, कार्बन उसमें उपस्थित होता है। तो पेड़ पौधों से हमको ये क्या मिल जाता है? कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में हमको कहां से मिल जाते हैं? पेड़ पौधों से मिल जाते हैं। दूसरा कहां से मिल सकता है भाई? दूसरा हमको मिल सकता है प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम से। कहां से? प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम से। अब पेट्रोल में आप
पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि हमको केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, कोलतार मिलता है, डामर मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, एलपीजी मिल जाता है, सीएनजी मिल जाता है। ये सारी चीजें हमको आपको कहां से मिल जाती हैं? पेट्रोलियम का शोधन करने पर प्राप्त हो जाती हैं। और जब पेट्रोलियम का शोधन करने से हमको आपको इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, और इसमें सब में आपका क्या मिला होता है भैया? हाइड्रोकार्बन होता है। सब में कार्बन व हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी अच्छे से एकदम आपकी बनी होती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से भी हमको क्या मिल जाता है? ये कार्बन की प्राप्ति हो जाती है। थर्ड हमारा है कोल से मिल सकता है। कोल, कोल मतलब होता है कोयला। कहां से? कोल से, कोल से प्राप्त हो सकता है। ठीक ना, कोल का मतलब कोयला। कोल क्या है? कोल का भंजन आसवन करने से हमको कोक प्राप्त होता है। कोल का भंजन आसवन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कोक प्राप्त हो जाएगा। और उसी कोक को हम आप कहते हैं कार्बन। कोक को क्या कहते हैं? कार्बन। और आप सुने होंगे कि कोयले की खान में ही हमको आपको हीरा भी मिल जाता है। कोयले की खान में क्या मिल जाता है? हीरा मिल जाता है, ग्रेफाइट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमको आपको कहां मिलती हैं? कोयले से ही प्राप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपको कहां से मिल जाता है भाई? किण्वन द्वारा। किण्वन, किण्वन से प्राप्त हो जाता है कोयला। किण्वन में क्या होता है कि एक कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। तो इस तरीके से ये चार हमारे मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमको कार्बन की प्राप्ति हो जाती है। इससे क्या मिल जाता है? कार्बन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम आप देख लेते हैं कार्बन के लक्षण। कार्बन के लक्षण, कार्बन का गुण क्या है? तो कार्बन का जो मेन गुण है, कार्बन के दो मुख्य गुण माने जाते हैं। पहला गुण इसका होता है सहसंयोजी आबंध का बनाना, यानी कि चतुर्संयोजकता, जिसको हम आप कहते हैं। दूसरा गुण होता है सहसंयोजी कार्बन कार्बन के बीच श्रृंखलन, कार्बन का श्रृंखलन। अगला आपका हो जाता है बहुआबंध बनाने की क्षमता, और अगला होता है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के मेन गुण में हम आप देख लेते हैं। कार्बन के मुख्य गुण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन के मुख्य गुण। तो सबसे पहला मुख्य गुण इसका क्या है भाई? चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता क्या होता है? चतुर्संयोजकता। चतुर का मतलब होता है चार। चतुः, इसको हम आप अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चतुः संयोजकता। चतुः का मतलब होता है चार, और संयोजकता का मतलब होता है संयोजकता, यानी कि संयोजन की क्षमता। तो कार्बन की जो संयोजन क्षमता होती है, किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है, किसी अन्य परमाणु से जो आबंध बनाने की क्षमता होती है, वो होती है 4। तो कार्बन आपका इस नेचर का होता है। सिंपल सा आप समझिए कि जैसे कोई एटम है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, तो इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक है। और नाभिक में क्या, बहुत छोटा बना दिए क्या? चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। कोई भी परमाणु होगा तो परमाणु का नाभिक होगा, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। उसके बाहर क्या होगा? कक्षाएं होंगी, ऐसे वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। वृत्ताकार क्या, स्फेरिकल होती हैं वास्तव में। तो कार्बन का देखेंगे तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले कक्षक को हम आप कहते हैं के, दूसरे को कहते हैं यल। तो हमको आपको पता है कि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए 1 2 3 और 4, 4 ये बाहर वाले पे हो गए, और 2 हमारे कहां हो गए? भीतर वाले पे हो गए। ठीक है, जो अभी हमने आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किया था, तो क्या किया था? 2, 4। तो के में 2, यल में 4। तो के में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है, उसका नेचर समझिए भैया। सिंपल सी बात है कि कार्बन अन्य परमाणुओं की तरह अगर ये अपने करीबी अक्रिय गैस की तरह बनना चाहे, तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो इससे पहले वाला अक्रिय गैस है वो हीलियम है। इसके बाद आपका कार्बन आ जाता है, कार्बन, और इसके बाद फिर और आगे जाएंगे तो 10 वाला आएगा नियान। तो या तो देखिए 2 कंडीशन है भाई,
6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करे, हीलियम की तरह हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, ठीक है ना, या तो क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है वो बता रहा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। तो ऐसी कंडीशन आने पर ना ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों नहीं त्यागता, क्यों नहीं ग्रहण करता, समझिए बात को। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा बाहर वाले, तो प्रोटॉनों की संख्या तो कम नहीं होनी है, प्रोटॉन तो इसमें 6 के 6 आपके अवेलेबल रहेंगे। तो जब भैया 6 प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, केवल 2, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये प्रोटॉन जो नाभिक में अवेलेबल है, इतना ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक छोड़ करके नाभिक में जाकर के गिर जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में परमाणु आपका ध्वस्त हो सकता है। यानी कि कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो बात है वो नहीं हो सकती। अगला समझिए आप, कार्बन है, अगर इसको नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है तो इसको इसके बाह्य कोश में यानी यल वाले में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 तब होंगे जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो आप सिंपल सा सोचिए कि यहां पे प्रोटॉन केवल और केवल 6 और बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए आपके टोटल 10। तो क्या 6 प्रोटॉन मिल करके, जिन पर चार्ज लगभग समान है, तो 6 प्रोटॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो बाहर वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि इसी कक्षा में इसके रोटेट करते रहेंगे, घूमते रहेंगे? नहीं घूमेंगे। इसके लिए क्या होगा कि ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, खारिज हो गया। तब बताइए, अब रूल ये कहता है, जो आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जो अष्टक नियम बताया गया है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वही तत्व आपका अस्थाई होगा जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ये करेगा, ये अस्थाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके संयोजी कोश अपना कंप्लीट रखेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो ये दोनों की दोनों स्थितियां इसमें नहीं हो सकती है। तब कार्बन करता क्या है, कार्बन एक नया रूल अपनाता है। कार्बन क्या करता है कि दूसरे परमाणुओं के साथ में साझा कर लेता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का ये साझा कर लेता है तो उसी को हम आप क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजकता। तो कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसीलिए इसका लक्षण क्या हो जाता है, चतुःसंयोजकता। तो इस तरीके से हम आप कार्बन को कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि ये 4 बांड बना सकता है। कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ में 4 आबंध बना सकता है। क्लियर हो गया बात को? अर्थात अब कार्बन का नेचर क्या होता है, सहसंयोजी आबंध बनाना। कैसा, सहसंयोजी आबंध बनाना, आबंध बनाना, ठीक है। तो कितने सहसंयोजी आबंध बना सकता है एक कार्बन परमाणु? कम से कम आपका मतलब अगर बनाएगा तो 4 सहसंयोजी आबंध आपका कार्बन बना लेता है। अगर एकल संयोजकता वाला दूसरा परमाणु जो है एकल संयोजकता वाला है, तो कार्बन उसके 4 परमाणुओं के साथ में सबके साथ एक एक सहसंयोजी आबंध बना लेगा। तो इस तरीके से कार्बन के साथ जो है 4 हो जाएगा और उस परमाणु के साथ 1 हो जाएगा। और चूंकि उसके पास भी प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, ठीक है। अगला नेचर है इसका श्रृंखलन। कार्बन की अगली प्रकृति का अगला गुण क्या है भैया, श्रृंखलन है। चलिए श्रृंखलन को हम आप समझ लेते हैं। श्रृंखलन का मतलब होता है एक लंबी सी चेन बना लेना। क्या होता है भैया, लंबी सी चेन बना लेना। तो ये कार्बन की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, कार्बन की बहुत बड़ी विशेषता है ये श्रृंखलन, जिसको हम आप कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहेंगे, कैटेनेशन, श्रृंखलन। तो कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के बड़ी सी बड़ी श्रृंखलाएं बना सकता है। कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के क्या करता है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना लेता है। जैसे देखिए ये ऐसे आपका जुड़ता चला जाएगा,
अब ये श्रृंखलाएं जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, ये श्रृंखलाएं हमारी शाखित भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे शाखा भी इनमें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा जो है रिंग नहीं बन सकता, भाई रिंग भी बन सकता है, इसमें बहुत सी शाखाएं हो सकती है। ये देखिए ऐसे। तो कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, शाखित श्रृंखलाएं या वलय की श्रृंखलाएं, वलय मतलब गोलाकार, ठीक है ना, गोलाकार में बना लेगा, गोलाकृति बना लेगा या रिंग जैसी संरचना बना लेगा। तो शाखित श्रृंखला या वलय श्रृंखला या आपकी जो है कैसी लीनियर श्रृंखला, रेखीय श्रृंखला भी बनाने का गुण रखता है। तो ये कार्बन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, श्रृंखलन। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाता है। इसका एग्जांपल में हम आप देखेंगे जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े जो पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं भैया, हजारों की संख्या में उनमें कार्बन परमाणु अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का 2 गुण आपको आज बता दिया गया। बाकी की कार्बन की क्वालिटीज हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।